Hello students, welcome in photochemistry class. Today we will study laws of photochemistry. There are two laws. First is Grothers and Draper's law. प्रकाश रसायन का प्रथम नियम है ग्रोथर्स ड्रैपर का नियम। प्रकाश रसायन का ये पहला नियम है। यह नियम सर्वप्रथम ग्रोथर्स 1817 ने और बाद में ड्रैपर ने 1841 ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार केवल वही विकिरण रासायनिक परिवर्तन करने में प्रभावशाली होते हैं जो क्रिया करने वाले तंत्र द्वारा अवशोषित होते हैं। सामान्यतः जो प्रकाश अवशोषण माध्यम में भेजा जाता है उसमें से कुछ प्रकाश परिवर्तित, कुछ माध्यम द्वारा अवशोषित तथा कुछ परागत हो जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जब हमने लॉज ऑफ लाइट ऑब्जॉर्प्शन पढ़े थे, क्या होता है जब हम किसी भी सॉल्यूशन या मीडियम पे लाइट डालते हैं तो क्या होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ परिवर्तित हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ग्रोथर्स ड्रैपर्स ने क्या कहा कि केवल वही विकिरण रासायनिक परिवर्तन करने में प्रभावशाली होगा जो एब्जॉर्ब होगा, मतलब जो तंत्र या जो सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करेगा वही यूज़ होगा हमारे रिएक्शन में। उस नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं हम कि जब किसी पदार्थ के साथ प्रकाश विकिरण टकराते हैं तो अपतित किरणों का कुछ भाग ही अवशोषित होता है जो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश विकिरण का शेष भाग जो परागत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है उससे हमें कोई योगदान नहीं होता। माना कि अवशोषण माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता I0, परागत प्रकाश की तीव्रता IT तथा अवशोषित प्रकाश की तीव्रता IBS है, तो एब्जॉर्ब लाइट किसके बराबर हो जाएगी? एब्जॉर्ब लाइट बराबर होगी हमारी IA I0 माइनस IT। यद्यपि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अवशोषित विकिरण द्वारा ही होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि संपूर्ण अवशोषित विकिरण से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन कब होगी, किससे होगी? जो उसने लाइट एब्जॉर्ब की है। जबकि पर ऐसा नहीं है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जितनी उसने संपूर्ण अवशोषित किरण की है वो उससे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो। वास्तव में क्या होता है, जो उसने जो लाइट अब्जॉर्ब की है या अवशोषित विकिरण किया है उससे निम्न प्रभाव होते हैं। विकिरण अवशोषित करने वाले अणु रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। विकिरण अवशोषित करने वाला अणु अपने समीप के अणुओं को अवशोषित ऊर्जा स्थानांतरित करके स्वयं निष्क्रिय बन सकता है। अवशोषित विकिरण प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अवशोषित विकिरण प्रदीप्ति या स्फुरिति के रूप में प्रकट हो सकता है। अवशोषित विकिरण अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर सकता है। ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की है उससे ये प्रभाव हो सकते हैं, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हो सकती है और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रतिदीप्ति, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या हो रहा है। उसकी काइनेटिक एनर्जी वृद्धि हो सकती है, ये सब उसमें हमें आगे हम अभी और पढ़ेंगे। अब इस ग्रोथर्स और ड्रैपर्स नियम की कुछ लिमिटेशन, कुछ सीमाएं हो गई थी। उसमें क्या है, ये नियम की प्रकृति केवल गुणात्मक है। ये प्रकाश की अवशोषित मात्रा और क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई संबंध नहीं बताता है। यह नियम केवल एक गुणात्मक है, मतलब ये हमें उसमें क्या क्या हो रहा है, कितनी मात्रा उसने अवशोषित की, कितने संबंध, कितने अणुओं को उसने एक्साइट किया, ये संबंध हमें नहीं बताता है। हम कह सकते हैं यह नियम केवल प्राथमिक
प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं को लागू होता है, मतलब केवल जो इनिशियली स्टार्ट कर रही है उन पे लागू होता है। द्वितीयक प्रक्रम पर यह आंशिक रूप से यह पूर्णतः असफल हो जाता है। ये प्राथमिक और द्वितीयक प्रक्रम क्या है ये हम आपको अभी बाद वाले उसमें बताएंगे। Grotthus-Draper's law. This law was proposed by two scientists, Theodor von Grotthuss and Draper. They found that light must be absorbed by a compound in order for a photochemical reaction to take place. According to Grotthus-Draper law, only the light which is absorbed by a molecule can be effective in producing photochemical change in the molecules. The same thing, the light which is absorbed by the molecule means when the light is incident on a solution, the portion of light which is absorbed by the molecule is effective for photochemical change. Material such as dyes and phosphorus must be able to absorb light at optical frequency. This law provides a basis for fluorescence and phosphorescence. This is considered to be one of the two basis laws of photochemistry. Now this is second law. सेकेंड लॉ है स्टॉक आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम। इस नियम को प्रकाश रासायनिक का द्वितीय नियम भी कहते हैं। आइंस्टीन 1905 तथा स्टॉक 1908 ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की सीमा तथा अवशोषित प्रकाश की मात्रा में संबंध स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन किया, जिसको स्टॉक आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारक पदार्थ का प्रत्येक अणु प्राथमिक चरण में केवल एक फोटोन या एक क्वांटम विकिरण या का अवशोषण करके सक्रिय होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? अभिकारक मतलब रिएक्टेंट जो पदार्थ है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका एक प्रत्येक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा और फिर वो पार्टिसिपेट करेगा हमारी रिएक्शन में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती हैं, इसलिए मतलब ये इनिशियल स्टेट है, ये प्राथमिक पद होता है। इसमें ये कतई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक सक्रिय अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें। दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि एक सक्रिय अणु अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला से गुजरता हुआ कई अन्य अणुओं में अभिक्रिया संपन्न करवा दे। अतः यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक अवशोषित क्वांटा से एक अणु अभिक्रिया में भाग लेगा। अतः इस नियम के अनुसार एक अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा E = h²। यहाँ न्यू क्या है? अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति, h प्लैंक स्थिरांक, h एक क्वांटम ऊर्जा अथवा एक फोटोन को प्रदर्शित करता है। अतः अभिकारक पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान निम्नलिखित होगा। E = I ν0 V n0, ये n0 है, n0 h² अक्ष पर मोल या n0 एवोगाड्रो संख्या है। E बराबर हमारा हो गया n0 h² डिवाइडेड बाय 4.184 इंटू 10⁻⁷ कैलोरीज पर मोल। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमने अग मोल लिया था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है कैलोरी पर मोल में, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 4.184 से। यही यदि विकिरण का तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकाश का वेग c हो तो न्यू बराबर क्या होगा? c/λ। हमने हमारे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो इस वाले फॉर्मूले में ऊपर देखो न्यू जहाँ लिखा है हमने क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया c/λ से, तो हमारा
E बराबर हो गया N0 डिवाइडेड बाय 4.14 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 7 इंटू लैम्डा, यहाँ कैलोरी पर मोल। परंतु हमें N0 एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता होती है 6.023 इंटू 10⁻23 प्रति मोल होती है, और H हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता होती है 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें, वेलोसिटी की लाइट की वैल्यू हमें पता होती है 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम एक समीकरण पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी E की वैल्यू आ जाएगी 2.86 डिवाइडेड बाय लैम्डा कैलोरी पर मोल। उपरोक्त समीकरण में लैम्डा को सेंटीमीटर में व्यक्त किया गया है। यदि लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसको 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा E हो जाएगा 2.86 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कैलोरी पर मोल, और इसको हम किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻8 की जगह वो 10⁻5 हो जाएगा। ऐसा ही इकाई में E का मान हो जाएगा, ऐसा ही इकाई में हमने अर्ग मोल को जूल पर मोल में कर दिया तो 10⁻7 से कर दिया। वापस हमने N0 की H एवोगाड्रोस नंबर, प्लैंक कांस्टेंट और इसकी तीनों की वैल्यू रख दी, तो हमारी E की वैल्यू आ गई जूल्स पर मोल में। उपरोक्त समीकरण में लैम्डा मीटर में व्यक्त किया गया है। देखो ऊपर C = 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये मीटर पर सेकेंड है, इसलिए इसको यदि हम एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो ये हमारा -10 हो जाएगा, और ये हमारा ये रिवर्स हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी E की इस तरह से ये आ जाएगी। इक्वेशन 2 और 3 से स्पष्ट है E का मान अवशोषित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः अवशोषित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना कम होता है अवशोषित ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। यदि प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम सही है तो अवशोषित प्रकाश विकिरण की 2.86 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई लैम्डा किलो कैलोरी ऊर्जा से अभिकारक का 1 मोल सक्रियता हो जाना चाहिए, अर्थात अवशोषित विकिरण ऊर्जा की 1 किलो कैलोरी से पदार्थ के इतने मोल सक्रियता होने चाहिए, मतलब वो इतनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे इतने मोल एक्टिव हो जाने चाहिए। इस आधार पर आइंस्टीन के नियम का प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल सत्यापन किया जा सकता है। स्टोक-आइंस्टीन लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ photochemistry. This law, also known as photoequivalence law, was enunciated by Stokes and Einstein. They applied the concept of energy quantum to photochemical reaction. It states that for each photon of light absorbed by a chemical system, only one molecule is activated for a photochemical reaction. The energy absorbed by 1 mole of a reacting molecule is given by N0 h nu. This energy is called as 1 Einstein. The simplest photochemical process is seen with the absorption and subsequent emission of a photon by a gas phase atom such as sodium. When the sodium atom absorbs a photon, it is said to be excited. After a short period of time, the excited state sodium atom emits a photon of 589 nm light and falls back to the ground. Students, मैंने इंग्लिश में पूरा वो एक्सप्लेन ना करके एग्जाम्पल लेके आपको कर दिया है, जिससे कि आपको ज़्यादा मैटर मिल सके। वो हम वहाँ सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको मैं बता देती हूँ हमने क्या किया है। सोडियम को देखो, हमने ले लिया है ग्राउंड स्टेट सोडियम एटम को, और उसको फोटोन, उसको हमने लाइट दी। लाइट देने से क्या होगा, फोटोन हमारा जो सोडियम मॉलिक्यूल है, ये देखो ये ग्राउंड स्टेट में है सोडियम एटम,
इसको हमने फोटोन दिया। फोटोन देने से क्या होगा, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और लाइट एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट सोडियम एटम का बन जाएगा और उसके बाद ये वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये इतनी ही लाइट को इमिट कर देगा। देखो, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सोडियम एटम। इस तरह से कोई भी एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को लाइट एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होता है। एक्साइट होकर जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो अपनी वापस लाइट इमिट कर देता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आइंस्टीन इन CGS यूनिट, इन SI यूनिट, ये हम ऑलरेडी हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। थैंक यू।